मम्मी ने मेरे हाथ में पकड़े डिब्बे को देखते हुए रुक रुक कर बताया, वहाँ की नहीं है ये मिठाई। शादी में अनन्या को किसी ने पसंद कर लिया, उसकी शादी तय हो गई है। मुझे लगा जैसे इस वक्त मेरे हाथ में मैंने एक लीजा सांप पकड़ा हुआ हो। हड़बड़ाहट वो डिब्बा मेरे हाथ से छूट गया। शादी तय हो गई है मतलब बेहोशी की हालत में तो नहीं तय की गई होगी ना। अनन्या कैसे मान गई इस रिश्ते के लिए। मेरे आगे सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि मम्मी कितनी उदास थी। इसका मतलब वो सब जानती थी। मैं उनके चेहरे पर फैली उदासी पढ़ रहा था और वो मुझे समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी। मैं बात करूंगी पापा से तुम्हारे, तुम एक बार अनन्या से बात करो, नाराज़ नहीं होना, उसकी बात सुनना, पूछना कि हुआ क्या। ये सब अचानक फिर तो जैसे यातनाओं का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। हमारे मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फ़ोन पर बात करना मुश्किल था। अनन्या के पापा मम्मी किसी भी सूरत में मुझे दामाद बनाने को तैयार नहीं थे। कभी अलग कास्ट की बात करते, कभी मेरी नौकरी न लगने की। उसके घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। अंकल की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हर बीतता दिन मुझे और निराश करता जा रहा था। इसी बीच वह भी आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा। नींद में भी मैं पहचान सकता था कि अनन्या ही खटखटा रही थी। अभी तक सो रहे हो, उसने कहते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसके चेहरे पर दर्द की एक रेखा खिंच गई। अनन्या, मैंने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। कितने दिनों बाद मैं तुमको देख रहा था। अनन्या, तुम रो क्यों रही हो? देखना सब ठीक हो जाएगा। अंकल कैसे हैं अब? मैंने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए पूछा। उसने सुबकते हुए बताया, पापा ठीक नहीं हैं, कल रात से खाना पीना छोड़ दिया है। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमको यहाँ आने कैसे दिया आंटी ने? मैंने उसकी आंखें पोंछते हुए पूछा। गहरी लाल उदास आंखें लिए वो धीमे से बोली, मैंने कहा आखिरी बार मिलने लेने दीजिए। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं उसको बाहों में लिए जैसे मूर्ति बना खड़ा रह गया था। अनन्या अलविदा कहने आई थी। इसके बाद सब कुछ होता गया और जैसे मैं खुली आंखों से नींद में सब कुछ होते देखता जा रहा था। अंकल आंटी ने दूसरे शहर जाकर उसकी शादी कर दी। फिर वो वहीं शिफ्ट भी हो गए। अंकल के बारे में सोचना तो मन कसैला हो जाता। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वो अपनी बात मनवा ले गए। अनन्या ने एक बेटी का फर्ज निभाया और इन सब में जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती। मुझे अक्सर लगता कि किस्मत मुझे देखकर हंसती है और कहती है कि हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती। जिंदगी एक बड़ा सा सवाल लिए मेरे सामने घूमती रही, वो सवाल जिसका जवाब मेरे पास था ही नहीं। आज इतने सालों बाद अनन्या की सहेली का लेटर आया और लेटर आते ही मेरा उससे मिलने जाना, पुराने दर्द फिर ताज़ा हो रहे थे। एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट सुनकर मैं वापस लौटा। फ्लाइट मुंबई पहुंच चुकी थी। मनीषा के दिए गए एड्रेस में पहुंचा तो एक पुराना सा घर था। अमन जी, घर के अंदर से आती एक आवाज़ ने मुझे चौंकाया। ये शायद मनीषा की थी। वो मुझे एक गलियारे से होते हुए एक कमरे तक पहुंचाई। मैंने झिझकते हुए पूछा, अनन्या कहाँ है? क्या हुआ है उसको? मैंने फ़ोन पर भी पूछा था, आपने पूरी बात बताई नहीं। उसकी फैमिली है कहाँ, कब सब लोग एक साथ? पता नहीं मैं कितने सवाल पूछ गया था। मनीषा मुझे एकटक देखती जा रही थी। एकदम से बोली, अभी वो सो रही है, आप फ्रेश हो लीजिए, चाय भिजवाऊंगी। मैं विफर पड़ा था। आप मजाक कर रही हैं क्या? मैं एक लेटर पाकर यहाँ मुंबई भागा चला आया हूँ, चाय पीने तो नहीं आया हूँ। कहाँ है अनन्या? कहाँ सो रही है? दिखाइए। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मेरे साथ कोई बहुत ही वाहियात मजाक कर रहा था। मैं सच जानना ही चाहता था, कहाँ है अनन्या? इस बार मैंने चिल्लाकर पूछा था। पता नहीं ये मेरे मन का कौन सा डर था जो मुझे इतना अभद्र बना रहा था। मनीषा मुझे साथ लेकर एक गैलरी में आई और कोने में बने कमरे की ओर इशारा किया।
मैं मन में हजारों तरह के डर समेटे उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर पैर रखते ही जैसी मेरी रुकी हुई सांस वापस आ गई। अनन्या एक चुन्नी से सिर ढके हुए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। जगाइए मत, बड़ी मुश्किल से नींद आती है इसको, मनीषा ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा आगे बढ़ा हुआ कदम वहीं रुक गया, लेकिन मैं वापस अपने कमरे में नहीं जा पाया। कितने सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद मैं वो चेहरा देख रहा था जो मेरा सब कुछ हुआ करता था। जी मैं आया उसका सोता हुआ चेहरा अपनी हथेलियों में भर लूं, उसका माथा चूम लूं। मनीषा, अनन्या की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मनीषा और मैं दरवाजे पर ही खड़े थे। वो लपक कर उसके पास गई। हाँ अनु, बोलो, यहीं हूँ। अनन्या ने उससे धीरे से कुछ और पूछा, जिसके जवाब में मनीषा ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर इशारा किया। उधर देखो, अमन आ गए हैं। वो एक पल 100 पलों पर भारी था। हमारी निगाहें मिली और डबडबा गई। अनन्या संभल कर बैठने लगी। मनीषा उसके पीछे तकिया लगा रही थी। मैं भी थामने को आगे बढ़ा, तभी मुझे लगा जैसे मैंने बिजली का नंगा तार छू लिया हो। अनन्या के सिर वाली चुन्नी खिसक गई थी। उसके बाल थे ही नहीं, बस हल्के हल्के रोए थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कीमोथेरेपी सारे बाल ले गई। अमन, अनन्या ने जबरन कोशिश करके मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी आंखें ढंग से कुछ देख ही नहीं पा रही थी। आंसू ने सब धुंधला कर दिया था। मैं एक चेयर लेकर उसके बेड के बगल में जाकर बैठ गया। मनीषा हमें कमरे में अकेला छोड़कर चली गई थी। अनन्या रुक रुक कर टूटे फूटे शब्दों में बताती जा रही थी। ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में था। कीमोथेरेपी और रेडिएशन ने उसका शरीर खोखला कर दिया था। आंखों के नीचे गाढ़े काले घेरे, कांपते हुए हाथ कहाँ गई मेरी अनन्या, जो उस दिन सुबह मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी। पति का कहीं अफेयर था, फैमिली प्रेशर में शादी की और 2 सालों के अंदर तलाक हो गए। वो मायके भी वापस नहीं गई। किसी स्कूल में नौकरी करके खुद को संभालती रही। बीमारी की इस हालत में भी सहेली के घर पर है। ये सब सुनकर मैं बिखरता जा रहा था। तो मेरे पास क्यों नहीं आई अनन्या? इतनी दूर हो गए थे क्या हम? सब कुछ अकेले झेला। बोलते हुए मेरा गला भर आया था। वो मुस्कुराई। मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हैं, फिर कैसे दखल देती। कुछ दिनों पहले मम्मी देखने आई थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारी शादी वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी, तो लगा मिल लेना चाहिए। थोड़ी देर बात करके वो फिर निढाल होकर सो गई थी। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर ढेर हो गया था। बीते कुछ सालों में कितना कुछ हो गया और मुझे कोई खबर ही नहीं। पूरी रात मैंने चहलकदमी करते हुए बिताई। सुबह मनीषा को जगाकर मैंने अपना फैसला सुनाया। आज मैं और अनन्या शादी कर रहे हैं। कहाँ और कैसे आप अरेंज कीजिए। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नींद में सुन रही हो, लेकिन इस तरह अचानक। वो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं है, मंदिर तक भी नहीं। तो आप पंडित जी को घर बुलाइए, कैसे भी कुछ भी करिए, लेकिन ये अधूरा काम पूरा होगा आज ही। मैं इस बीच बहुत कुछ सोच चुका था। अनन्या को यहाँ से ले जाऊँगा, मिसेज अमन बनाकर देश विदेश कहीं भी अच्छे से अच्छा इलाज इस बार कराऊंगा। इस बार हमें किस्मत अलग कर ही नहीं सकती, चाह कर भी नहीं। गंजी दुल्हन कितनी खराब दिखेगी ना। अनन्या ने मेरा हाथ थामकर पूछा। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। मैंने बनावटी गुस्से से डपटा, खबरदार मेरी दुल्हन को कुछ कहा तो। वो मेरे सीने पर सिर टिकाकर बैठ गई थी। कितने सुकून भरे पल थे वो। मैं उसका कंधा सहलाते हुए बोला जा रहा था। तुम उस दिन सुबह मिलने आई थी तो क्या बोली थी? आखिरी बार मिलने आई हूँ। वो बात गलत निकली ना। देखो, हम फिर से मिलें। ऐसे ही तुमने कहा कि हमारी कहानी कभी पूरी नहीं होगी, वो भी गलत निकली। आज से हम और तुम मिस्टर एंड मिसेज हैं ना। खाना कौन बनाएगा घर में? फ़िलहाल तो मैं ही। फिर जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम ये डील करना, ठीक है ना? हाँ बोलो, तब फाइनल करें। अनन्या सो गई। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसको नींद आ रही थी। मैंने धीमे से अपना हाथ उसके कंधे से हटाने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ कस के थाम लिया। फिर उसकी पकड़ ढीली होती चली गई। अनन्या, इधर देखो। एक बार मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। अनन्या प्लीज़, इस बार नहीं अलग होना है। बड़बड़ाता रहा, चिल्लाता रहा। किस्मत एक बार फिर कहीं कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझसे एक बार फिर कह रही थी, हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती।
अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।